कराची की बदलती हुई सियासत और उसके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन की अचानक तबीयत ख़राब होना और इस वक्त की सूरत हाल जिसमें अनीस कायम खानी का बयान देना जो कहीं मायने में अहम समझा जा रहा है, उसके साथ साथ फिर इमरान खान से मुज़ाकरात की बातें होना, क्या ये सारी चीज़ों की आपस में कोई कड़ियाँ मिलती हैं या महज इत्तेफाक है? इन्हीं बातों पर गहरी नज़र रखने वाले पाकिस्तान के मायाना सहाफ़ी उमैर अली अंजुम साहब को मैंने दावत दी है अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर के वो तशरीफ़ लाएं और हमारी नाजरीन को, ऑडियंस को समझा सकें कि आखिर खिचड़ी पक किस चीज़ की रही है। बहुत शुक्रिया उमैर अली अंजुम साहब के आप अपने कीमती टाइम निकाल कर आए और आपके बिहाफ पर मैं तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आपका बेइंतहा शुक्रिया, बल्कि मैं मुतशक्किर व ममनून हूँ आपका कि आप बुला लेते हैं और एक खूबसूरत सी कचहरी लग जाती है, हम आपस में बात करते हैं, तबादला ख्याल होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो आपके देखने वालों का भी शुक्रिया बब्बर, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि हर शख्स आपको नहीं पसंद करता, कुछ आपको पसंद करते हैं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिनको हम पसंद हैं और जिनको नहीं पसंद। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बब्बर। चले, अच्छा, हम आगाज़ दीगर बातों पर का भी करें, लेकिन आगाज़ अनीस कायम खानी साहब की बात से करेंगे जो उन्होंने गुफ्तगू की कि पार्टी के चेयरमैन जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, लेकिन मेरे मरकज़ी कायद जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और फ़ारूक सत्तार भी हैं और फलाने भी हैं और ढिमकाने भी हैं। तो वो किस चीज़ की वजाहत देना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे कि मतलब चेयरमैन तो हैं लेकिन वो क्यों इस तरह की वजाहत देना चाह रहे थे? देखिए बब्बर, यहाँ लेकिन आपने इजाफी कहा है, उन्होंने एक बड़े फ़्लो में बयान दिया है। गुज़िश्ता हालिया दिनों हमने देखा उनका एक बयान जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मेरे पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल हैं, फ़ारूक सत्तार हैं। वो अपना भी कह रहे हैं कि अनीस कायम खानी हैं, नसरीन जलील हैं, दीगर लोगों का भी उन्होंने नाम लिया। उसी बयान में वो थोड़ा सा स्लिप हुए और आखिर में उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है वो कारकुनान की पार्टी है और झंडे की तरफ आते हैं लोग और पार्टी के नाम की तरफ आते हैं। और फिर उन्होंने मुतनब्बे भी किया। अब किसे मुतनब्बे किया ये वो बहुत बेहतर बता सकते हैं कि हमारे लोगों को शख्सियात में तकसीम ना किया जाए, लोगों को शख्सियात में तकसीम किया जा रहा है। तो इस बयान में कई ख़बरें, हम एज ए सहाफ़ी अगर उसको देखें तो वो एक बयान नहीं है, बल्कि वो एक छुपा हुआ, वो जो हम एक मॉब देख रहे थे ना, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो MQM से बिछड़ के 2013 में चले गए थे और बाद में 2016 में मुख्तलिफ़ दुकानें खुली। एक ही साल में 3 मुख्तलिफ़ दुकानों पर मुश्तमिल हमने MQM देखी। उसी बरस MQM जो मरकज़ी MQM थी उसका चैप्टर क्लोज़ हुआ। उससे कुछ अरसा कबल, शायद गालिबन 5 महीने कबल, मार्च में PSP बनती है, फिर MQM PIB बनती है, बहाली कमेटी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बनाते हैं और उसी दौर में हैदराबाद का क़याम अमल में आता है। तो ये वही लोग हैं जो बिखरे तो फिर सिमट नहीं पाए, और शहर की सूरत हाल हो, लोगों के मसाइल हों, या वो लोग जो इनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, अब शायद MQM या MQM के रहनुमाओं का वो लोग मसला नहीं है, कराची मसला नहीं है। जो पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं बिना अपोजिशन के काम करते हुए, और उनकी 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, कोई अपोजिशन के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, मैदान सफ़ा चट है उनके लिए। तो MQM मेरे ख्याल है अपने आपसी झगड़ों से बाहर नहीं आ रही। अनीस कायम खानी का बयान बिल्कुल वाज़ेह सबूत है उसका, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर MQM का कोई दीगर रहनुमा आके उसकी वजाहत करे, कोई दूसरा रहनुमा आए और बात करे। हमारे दरमियान ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो उनके दरमियान काफ़ी मरकज़ी क़यादत के लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ शोबाजात के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। यानी MQM अभी भी 3 हिस्सों में अंदर बटी हुई है, जिसमें एक पार्ट खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है, दूसरा पार्ट मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी वालों का है, तीसरा पार्ट डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और जो उनके हमनवा थे। चौथा पार्ट गवर्नर साहब का भी है या नहीं? देखिए, गवर्नर साहब तो बेगानी शादी में शायद अब्दुल्ला दीवाने। MQM का जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तो अपने आप को दूल्हा समझ रहे हैं। मुमकिन है कि कोई आसरा उनको मिला हुआ हो या पार्टी की तरफ से कोई उनको ऐसी बात की गई हो, लेकिन MQM का स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, ये भी वो तमाम लोग हैं ना जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनका इसी जमात में 40-40 साल खर्च हुआ है।
अच्छा, मैं इसको ज़रा दीगर नज़रिए से देखता हूँ। एमक्यूएम वालों को जो ये गुमान है कि एमक्यूएम के इन लोगों के लम्हे या वक्त खर्च हुआ है पार्टी पर, तो ये अपनी दुरुस्तगी कर लें। इनका वक्त खर्च नहीं हुआ, ये बिना मफादात के या बिना वसाइल के मिलने के, तो ये एक आदमी ने भी अपना वक्त खर्च नहीं किया ना। इन तमाम लोगों पर कौम का, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद और बिलउमूम उन तमाम शहरी इलाकों का, क्योंकि जो दुख एमक्यूएम बयान करती है वो शायद कराची में उतनी शिद्दत से ना हो, लेकिन सिंध के जो दीगर शहरी इलाके हैं बदरजा आतम मौजूद है, जो उन लोगों की तवानाइयाँ, उनका पैसा, उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें, जो भी कुछ वो अपना दे सकते थे वो दे के इन 18-20 साल के लौंडों को आज से 35 साल पहले उन्होंने खड़ा किया। उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार थे, डॉक्टर इमरान फारूक शहीद थे, अजीम अहमद तारिक थे, सबसे ज़्यादा मिचोर उम्र में अजीम अहमद तारिक और इनके बानियों कायद थे। उसके अलावा तो सारे ही छोटे थे ना। तो ये अपनी डिग्रियां भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे। किसी को मेयर बना दिया, किसी को एमपीए बना दिया, किसी को एमएनए बना दिया, किसी को वज़ीर बना दिया। तो ये कौम की पूरी एनर्जी है। किसने बनाया, कौम ने बनाया या अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बनाया? क्योंकि इस पर भी दो राय है। बाज़ लोग कहते हैं कि कौम ने बनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कौम ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पर बनाया। एमक्यूएम की तारीख ये बताती है, जब 1987 का इलेक्शन हुआ ना बब्बर, हम तारीख की बात नहीं करते। अभी एक पॉडकास्ट में बैठा था तो उन्होंने मुझे कहा कि यार उमैर, तुम सुकरात की, अरस्तू की, गोइटे की बातें करना शुरू कर देते हो। तो मैंने वहाँ भी ये जवाब दिया था कि जो कौमें तारीख से नज़रें चुरा लेती हैं ना, वो तबाह हो जाती हैं। 1987 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो उस दौर में तो इनकी पूरी क़यादत बंद थी ना साहब, पूरी क़यादत जेल में थी। तो इन्होंने जितने इनके हमदर्द थे एक इश्तिहार दिया और उसके ज़रिए इन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब वो फाइनलाइज हुए नाम, तो उस वक्त तक तो एमक्यूएम का कोई नामो निशान नहीं था ना। एमक्यूएम का कोई सिंबल भी मौजूद नहीं था जिससे एमक्यूएम इलेक्शन लड़ती। तो ये उन लोगों की मेहरबानी, मतलब एक तहरीक की सूरत थी कि कोई एक तहरीक है यहाँ की उर्दू बोलने वालों की या कराची के लोगों की या महाजर कौम की, एक तहरीक थी उस टाइम पर। देखें वो जो एहसास कम माईगी थी या एहसास कमतरी थी लोगों के अंदर, उसका एक गुस्सा तो ज़रूर था लोगों में। तो उस वक्त के नौजवानों तो आज भी है एहसास, जो भी आप कह रहे हैं एहसास की किस्म। केबला अब तो जो है ना वो मैं समझता हूँ कि पहले तो मुख्तलिफ सियासी जमातों से हो सकता था, मजहबी जमातों से हो सकता था। अब कौम को असल गुस्सा इस एमक्यूएम से, जिससे सब मेरा नुक्ता तो यही है। एमक्यूएम से? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाली एमक्यूएम से? एमक्यूएम कोई भी हो, एमक्यूएम एक ही है। नहीं, क्योंकि आपके बड़े करीबी ताल्लुकात है, फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपको फ़ोन वोन भी आता होगा, हो सकता है ना भी आता हो, लेकिन कि यार मियाँ ये क्या बोल दिया उमर साहब आपने, तो ऐसा तो नहीं होता इसलिए आप गोलमोल कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली एमक्यूएम, वो तो कहते हैं कि एक ही एमक्यूएम है जिसके चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने गुस्सा है। पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि ये खबर किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है। अगर सहाफ़ी का किसी से 2-4-6 मुलाकातें कर लेना या कुर्बतें बढ़ा लेना या बैठ जाना या तवातुर से मिलना किसी का ब्लूआइड होना होता है या बहुत कुर्बतों का मामला हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को अगर हक़ाइक़ पर मबनी कोई बात बुरी लगती है तो मैं पहल वो बात करूँगा कि जो उनके लिए किसी भी तौर पे तनकीद बराए इस्लाह हो। क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची का लीडर है, हैदराबाद का लीडर है, उर्दू बोलने वालों का लीडर है। और यकीन करना, ये जो कौम थी जिसको हम आम हरूफ में, आम फहम में महाजिर कहते हैं, इनके असल इस हाल के ज़िम्मेदार एमक्यूएम के पहले दिन से जो लीडरान हैं, उनसे लेके आज तक ये लोग हैं जिन्होंने आज इस कौम को बाइकिया राइडर, इस कौम को मैकेनिक, इस कौम को फूड पांडा और दीगर कामों में लगा दिया। आज मैं किसी की वीडियो देख रहा था जुल्फ़िकार, मुझे दुख हुआ, और वो कराची के लिए वीडियो किसी ने बनाई थी, मैं आपको शेयर करूंगा। उसमें वो कह रहा है कि कराची के रहने वालों को मैं तलकीन करना चाहता हूं कि यहाँ का नौजवान जितना वक्त पढ़ने में बर्बाद करता है वो कोई काम में बर्बाद करे, काम में लगाए तो वो मुस्तकबिल अपना बना सकता है। कल ये ग्रेजुएट होके भी 27 से 35 हज़ार रुपये की नौकरी करेगा तो बेहतर है उसको बचपन से किसी काम में लगा दिया जाए, तो कल उसके काम आएगा। किसी हद तक हमें बात दुरुस्त नज़र आती है। आप बताएं ना, ये एमक्यूएम
गुज़िश्ता 40-45 सालों से सियासत कर रही है, हर हुकूमत का हिस्सा होती है। खाकम बदान 2-4 टर्म में आपको नहीं मिलती है, जैसे 18 में, लेकिन 18 में भी वफाक की इनके पास 2-3 वजारतें थी। पोर्ट एंड शिपिंग इनके पास थी, IT इनके पास थी, वजारत कानून इनके पास थी। तो मुझे बताएं इन्होंने क्या किया है इस कौम के बच्चों के लिए, इन्होंने कौन सा मुकदमा लड़ा है। हर हुकूमत का ये हिस्सा होते हैं, सूबे में भी ये रहे, वफाक में भी ये रहे, गवर्नर इनके रहे, कुछ भी नहीं कर सके ना। तो अब मुझे बताएं ये कौम किसकी तरफ देखे, इनके मुजरिम कौन है? नहीं तो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा मेरी तस्दीक कीजिएगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उर्दू बोलने वालों के महाजिर कौम के लीडर हैं, कायद हैं। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता आपसे। तो फिर मतलब अगर आफाक अहमद को देखें तो वो कौन है, फिर अजीम अहमद तारिक कौन है, फिर अल्ताफ़ हुसैन कौन है, फिर बाकी लोग जो सीनियर्स थे या जैसे डॉक्टर सलीम हैदर थे, तो फिर वो लोग कौन हैं? फिर अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही सब कुछ हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन आपको अगर बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, ना मैं MQM का तर्जुमान हूँ ना उनका स्पोक पर्सन हूँ। जुल्फ़िकार, बात यह है कि MQM का पहला स्लोगन था, आज भी लगी है मंजिलों पे नज़र। अगर आपको अपना बचपन याद हो तो इनका एक स्लोगन होता था, आज भी लगी है मंजिलों पे नज़र। फिर एकदम 180 डिग्री पर इनका स्लोगन चेंज होता है कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो फिर हर शख्स तो रहनुमा हो गया ना, रहनुमाई का दावेदार हो गया। आज MQM कितने हिस्सों में बटी हुई है, इतना तो मुस्लिम लीग अलिफ से लेके ये तक नहीं बटी थी भाई, इतना तो पीपल्स पार्टी नहीं बटी थी जितनी MQM की रहनुमाई के दावेदारों ने MQM के हिस्से बकरे कर दिए हैं। आप एक नाम भूल गए, आप इशरत उल इबाद को दरमियान में भूल गए, मुझे वही जहन में आ रहा है, नुसरत मिर्ज़ा को भूल गए। ये सारे भी तो वही लोग हैं ना जिनकी महाजिर नब्स पे हाथ है, जो महाजिरों के दावेदार कहते हैं खुद को। इनसे ये पूछा जाए यार, इन्होंने महाजिरों को दिया क्या है? ये नाकाम तरीन लोग हैं, ये इस कौम के वो मुजरिम है कि जब जिस दिन कौम को शऊर आया और जागी तो वो पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ेगी, वो इन रहनुमाओं को, इन लीडरान को ज़रूर पकड़ेगी और इनसे बात करेगी। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, बाशऊर बच्चा है, IT की दौड़ में है, वो उसे पता है ठीक क्या है और गलत क्या है। अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते झूठे नारों से। सर, रहनुमाओं पर बात आई, कौम की ज़रूरतों पर बात आई, IT पर पढ़े लिखे लोगों की बात आई, तो मुझे एक रहनुमा MQM के याद आ गए, रज़ा हारून साहब, जो कि अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सूबे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सूबे की बात करना बेकार है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं या आप तो ये बात कह सकते हैं क्योंकि हमारा MQM से ताल्लुक़ कभी नहीं रहा, लेकिन जो MQM का, चाहे वो किसी भी धड़े का शख्स हो जिसकी बुनियादी तौर पर तरबियत ही इन बुनियादों पर हुई हो, वो ऐसे किस पस मंज़र में कह सकते हैं? क्यों वो ऐसे कह रहे थे आपके ख्याल में? देखिए, पढ़े लिखे आदमी शख्स हैं, बहुत एजुकेटेड। जुल्फ़िकार बब्बर, वो बयान मेरी भी निगाह से गुजरा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट है वो, और उसमें उन्होंने जो बात की है, अव्वल तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि रज़ा हारून साहब के बारे में अगर ये कहा जाए ना कि वो सियासी कारकुन है, तो मेरे ख्याल है किसी भी सियासी तालिबे इल्म की शख्सियत को मजरू करना होगा। देखिए, सियासी कारकुन अपने नज़रिए पर खड़ा होता है, सियासी कारकुन अपॉर्चुनिस्ट नहीं होता। वो एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, उसका सफ़र जमात इस्लामी से शुरू होता है, MQM में आ जाता है, MQM के बाद वो आदमी वज़ीर बनता है, तमाम प्रोटोकॉल्स वो एंजॉय करता है, पूरी ज़िंदगी वो उस आदमी के जिसके आज वो ख़िलाफ़ बात कर रहा है उस जमात का मुकदमा लड़ता है, जिससे वो वज़ीर बनता है, MPA बनता है, और इस शहर में न सिर्फ राज करता है बल्कि MQM की बदमाशी देखने वालों ने भी वो दौर तो याद होगा कि जब आप इनसे बात नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद वो आदमी PSP में जाता है और उसी जमात और उन्हीं साबिका अपने दोस्तों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बात करता है। फिर उसकी वहाँ दाल नहीं गलती, क्योंकि एक मिजाज के 2-3 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो बात नहीं बन पाती, तो फिर वो पीपल्स पार्टी में चला जाता है। पीपल्स पार्टी का ये ज़र्फ़ है कि वो इस तरह के लोगों को अपने साथ मर्ज कर लेती है। अगरचे ये मेरे या आपके हाथ में ये इख्तियार दे दिया जाए तो खुदा की कसम हम स्क्रूटनी के बगैर ऐसे लोगों को ले ही ना, ऐसे लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप इनका माजी तो चेक करें यार, ये जमात इस्लामी इसकी इब्तिदा है, MQM 86-87, उसके बाद 2013 तक वजारतें आपने भी देखा ना जुल्फ़िकार भाई, वजारतें भी इंजॉय की, पावर भी इंजॉय की,
लंदन से पाकिस्तान तक सब एंजॉय किया, कौम का पैसा एंजॉय किया, कौम का वक्त बर्बाद किया। यही तो वो लोग थे कि जो नारे लगाते थे कि कराची को सूबा होना चाहिए, मुहाजिर सूबा होना चाहिए। आज ये बात करते हैं कि जहाँ सूबा नहीं बन सकता। ओ भाई, अगर आइन आपका ये कहता है कि कराची सूबा बन सकता है तो यकीनी तौर पर इस पर अमल दरामद होनी चाहिए, और अगर आइन नहीं कहता है तो फिर इसको वफाक के हवाले कर देना चाहिए। वो भी अगर आइन कहता है, कोई तो इसका हल होगा ना। रज़ा हारून साहब वो अपॉर्चुनिस्ट आदमी हैं जो पहले उनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में एमक्यूएम में था, अब वो किसी आश्रय में पीपल्स पार्टी में बैठे हैं। तो वो कराची का क्या मुकदमा लड़ेंगे, मुझे बताएं ना। ये सारे चले हुए पिटे हुए कारतूस हैं जुल्फ़िकार। नहीं तो अगर एक कोई कराची का नौजवान महाजिर, चले हम मान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए वो गए हैं या अपने मफादात के लिए गए हैं, तो उन पर हम इतना एतराज़ सख्ती के साथ कर रहे हैं। ये तो दीगर जमातों में भी होता है, सिर्फ एक एमक्यूएम में ऐसा नहीं होता था माजी में, अब तो वहाँ भी खैर हो रहा है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई में कितने लोगों ने कलाबाजियाँ खाई हैं। ख़ास तौर पर अगर आप पंजाब को देख लें या सिंध में भी, अगर आप जो सिंध का जो देही इलाका है वहाँ पर आप देख लें तो बहुत सारी सैकड़ों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी, दर्जनों क्या सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी कि कोई किस पार्टी में था, किस इलेक्शन में किस पार्टी में, एक भाई उस पार्टी में और बीवी उस पार्टी में, दूसरा भाई उसमें बेटा बाप। तो फिर कराची के नौजवान अगर अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हैं तो हम उस पर इतना गुस्सा करें? नहीं, ये तो कराची का नौजवान नहीं है ना, ये तो एक अच्छा भला उम्र दराज आदमी है। अगर ये दावा तो फिर तो हम भी यानी नौजवान वाली खुशफहमी में रह सकते हैं। हाँ, ये दावा अगर आपका उन मौसूफ के लिए है तो वो तो 60, 62, 65 साल की उम्र का आदमी और अपनी तो हमसे भी यानी काफ़ी बड़े, हाँ, पूरा एंजॉय करके अपना टर्न आया हुआ है। तो ये आपस का इनका मसला है कि कैसे बनेगा, बन सकता है नहीं बन सकता, एमक्यूएम क्या थी, एमक्यूएम क्यों थी, एमक्यूएम का वजूद अमल में क्यों आया, जमात क्यों छोड़ी, एमक्यूएम में क्यों आए, एमक्यूएम क्यों छोड़ी, पीएसपी क्यों बनाई, और अब पीएसपी से पीपल्स पार्टी में क्यों गए। मेरा और आपका मसला इस वक्त कराची शहर है। इस वक्त कराची को हर सियासी, मजहबी और लिसानी नारे से निकाल कर इसको बनाने की जो बात करेगा जुल्फ़िकार भाई, हम उसकी हम आवाज़ हैं। जो इस कराची की बेहतरी की बात करेगा, जहां आज सड़कें नहीं हैं, जहां आज पानी नहीं है, जो आइडियल शहर होता था आज रहने के काबिल नहीं है जुल्फ़िकार भाई। अच्छा, ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए ही अगर रज़ा हारून साहब गए हैं, तो एक कराची का अगर नौजवान जाता है तो इसमें क्या हर्ज है? पीपल्स पार्टी में लोग जाते रहे, मुस्लिम लीग में जाते रहे, मुस्लिम लीगों की शाखों में जाते रहे, पीटीआई में जाते रहे। मैं पंजाब पूरा इसकी तारीखों से भरा पड़ा है, सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। केपी भरा पड़ा है, बलूचिस्तान में तो आए दिन ऐसा होता है। अगर सिंध में भी हम रूरल एरिया देखें तो वहाँ पर ऐसा होता रहा है माजी में। तो फिर हम कराची के अगर किसी बंदे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्यों उस पर एतराज़ कर रहे हैं? एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान अगर देखें जुल्फ़िकार, सबसे पहले तो अपनी ये गलतफहमी दुरुस्त कर लें कि वो नौजवान है। 60-65 साल का वो आदमी है। अच्छा। और अपनी तमाम उम्र वो एंजॉयमेंट में गुजार चुका है। अच्छा, 60-65 यानी हमसे भी जाहिर है ना। 20-25 साल बड़े। उनका ये कहना है कि वो 81 में या 80 में जमात इस्लामी में गए। तो यार, जमात इस्लामी में अगर 80 में भी वो गए तो 2026 है ना भाई, 46 साल तो उनकी सियासत को हो गए। मतलब हम जब पैदा हुए होंगे उस ज़माने में। तो मुझे बताएं कि कोई 18 साल का, 16 साल का लड़का किसी सियासी जमात में जाने का सोचता है ना, तो 60 साल तो वैसे बनते हैं। मेरा इख्तलाफ ये नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं, वो जमात से क्यों गए, एमक्यूएम में क्यों आए, एमक्यूएम से गए तो पीएसपी में क्यों आए, और पीपल्स पार्टी में क्यों आए। वो मेरा ये इख्तलाफ ही नहीं है। मेरा इख्तलाफ ये है कि जब उनके हाथ में था, अच्छा वो इन्हीं नारों पे तो आए थे ना जिससे आज वो अपनी नज़रें चुरा रहे हैं, वो जिसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि कराची को सूबा नहीं होना चाहिए, या जो भी लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो ये सारे बयान तो रज़ा हारून के भी थे ना भाई। वो भी तो मुहाजिरों की सियासत कर रहे थे, वो भी तो मुहाजिरों के हुकूक का वो सारा मंजन बेच के ऐवानों तक पहुँचे, वजारत इंजॉय की, पावर्स इंजॉय की। मेरा इख्तलाफ ना एमक्यूएम से है, ना एमक्यूएम के तर्ज़ सियासत से है, ना किसी फ़र्द वाहिद से है, ना शख्सियात से है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जुल्फ़िकार बब्बर कि अब कराची इस तमाम होल से बाहर निकल चुका है कि जिसमें हम मजहबी, लिसानी और सियासी जमातों के नारों के पीछे लोगों को भगाते थे ना, ये कराची से निकल चुका है। अब कराची का बच्चा हर उस शख्स के पीछे होगा। आने वाला वक्त आपको साबित करेगा जो कराची की बात करेगा। क्यों? ये कराची कभी आइडियल शहर होता था,
आज ये रहने के काबिल नहीं है। पानी यहाँ आता नहीं है, सड़कें यहाँ मौजूद नहीं हैं, खड्डों में आप सफ़र करते हैं। आप मुझे बताएं ना कि इस शहर को यहाँ तक लाने में इन लोगों का हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? यहाँ कौन हुकूमत कर रहा था? पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी, MQM, और तीसरा नाम तो बताएं ना भाई। तो आप इनके बजाय फैशन के तौर पे अब हम एक नई बात करने लगे कि ऊपर से इशारा है। ओ भाई, ऊपर से इशारा है या नहीं है? आसमान से? या आप भी अमूमन अपने प्रोग्राम में वो यूं करके एक बात करते हैं और ये कहते हैं ऊपर से इशारा है। देखें, अगर फैशन के तौर पे हम उनकी बात करते हैं तो ये अलग बात है। उनका क्या लेना देना इनकी पॉलिसीज से, इंतजामी मामलात में? सही इनकी पॉलिसीज से उनका क्या लेना देना? वजारतें तो ये चला रहे थे, तमाम इंजॉयमेंट तो इन्होंने ली है। और MQM के लोगों के लिए तो जुल्फ़िकार तुमने नहीं सुना। ये तो आम फहम बात है ना कि पट्टियों की चप्पलों में आए थे। आज इनके यकसर हालात कैसे बदल गए। यानी ये शहर नहीं बना, इनके वोटर नहीं बने, इनके कारकुन नहीं बने, इनके शहीद असीर नहीं बने, बल्कि ये चंद ख़ानदान बने। तो फिर शहर का यही हाल होना था। नहीं, तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि कराची रहने के काबिल नहीं, इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि कराची में आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और आना चाहते हैं। हाँ, यह बात भी ठीक है कि कराची का कोई रोड साबित नहीं है, कराची में पानी नहीं आता, कराची में बिजली नहीं आती, ये बात भी ठीक है। अच्छा, कराची के लोग कहाँ जाएं? जमात इस्लामी ज़ाहिर है एक सियासी जमात है, लेकिन मजहबी जमात है, मखसूस एक तबके को रिप्रेजेंट करती है। पीपल्स पार्टी से लोग ज़ाहिर नाला हैं फितरी तौर पर। PTI जब जीतती है या नून लीग जीतती है, शहबाज शरीफ या इमरान खान, तो वो जीत कर जो है कराची की सीट छोड़ देते हैं, उनको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा उन्होंने। MQM में अगर वो जाएँ तो कौन सी MQM आप बात कर रहे हैं? MQM दुबई की बात कर रहे हैं, MQM PIB की बात कर रहे हैं, MQM बहादुराबाद, MQM PSP, MQM हकीकी, MQM लंदन, MQM 90, MQM अल्ताफ़, MQM फे काफ H A, कौन सी MQM? क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना कि कौन सी MQM? देखें, ये जो अब नौजवान जो इन मसाइल को देख रहा है, सबसे पहले तो आपकी मैं इस बात का जवाब दूं कि कराची को मैंने किस तनाजुर में ये कहा कि रहने के काबिल नहीं है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। उससे तो इत्तेफाक करता हूं। उन 80 और 60 गज के मकानों में जहाँ कल एक फैमिली रहती थी, अब ख़ानदान बसे हुए हैं। यहाँ का सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है, यहाँ के रोड उखड़ चुके हैं, यहाँ पानी आता नहीं है। गैस के बिल कभी 100, 150, 200 से ज़्यादा नहीं आते थे, आज गैस के बिल हज़ारों रुपए के हैं। कि इलेक्ट्रिक का तो फिर अल अमान अल हफीज़ वाला मामला है। देखिए, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था और कराची के लोगों की एक और बदकिस्मती है कि सोलर भी यहाँ पर अवेल नहीं हो सकता इन्हीं छोटी छोटी बिल्डिंगों की वजह से, जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान अवेल करता है। जी, ऐसा ही है। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि एक लावा ना नौजवानों में पक रहा है। हम यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे डिबेट करते हैं। अमूमन मुशायरों में जाना हो या किसी प्रोग्राम में जाना हो तो हम डिबेट करते हैं। अब ये तमाम जमातें उनकी चॉइस नहीं है, ये तमाम जमातें उनकी चॉइस नहीं है। या तो यहाँ से कोई नई लीडरशिप पैदा होगी। आज 1986 से ज़्यादा बुरे हालात हैं कि जब MQM मसाइल देखकर चंद लौंडों को जमा करके एक जमात बनाकर आई थी और लोगों के मसाइल के हल करने की बात करती थी। आज उससे ज़्यादा बदतर हालात हैं। आज उससे ज़्यादा पस्ती में शहर डूब चुका है। आज उससे ज़्यादा यहाँ का नौजवान तबाहाली का शिकार है। तो मुझे बताएं, कोई काफ, MQM नून, MQM जीम, हकीकी, गैर हकीकी, बहादुराबाद, PIB, लंदन, दुबई, इस्लामाबाद, जहाँ भी MQM के धड़े मौजूद हैं, क्यों इन पर भरोसा करेगा और क्यों दीगर सियासी जमातों पर भरोसा करेगा? क्या इमरान खान ने कराची से इलेक्शन लड़ के नारा लगाया कि वज़ीर आज़म कराची से जब वो बन गया कितने दिन यहाँ के रुका? अब उसके रहनुमा मजाक उड़ाते हैं कि अगर हम कभी दोबारा इक़्तिदार में आए तो ये कहेंगे कि 2-4 दिन यहाँ भी रह लेना। तो भाई, गवर्नर उनका था, 3 वज़ीर थे, बड़ी तादाद में अरकान सूबाई व कौमी असम्बली थे, वज़ीर आज़म यहाँ से मुंतखब हुआ था, सदर यहाँ से था। मुझे बताएं ना, इस कराची का क्या किया उन्होंने? नून लीग ने क्या किया? आज गुल प्लाजा का जो मामला हुआ, गुल प्लाजा के मामले में वज़ीर आज़म का मुशीर, उसकी टीम का कोई आदमी नज़र आया? यानी कराची से यूँ लगता है जैसे नज़रें बिल्कुल चुरा ली गई हैं, आंखें बंद कर दी गई हैं, या देखना नहीं चाहते हुक्मरान कराची को। अच्छा चले, हुक्मरान तो कुछ, यहाँ की जो दावेदार जमातें हैं यार, वो मौजूद नहीं थी। जिस दिन ये आग लगी थी, जमात इस्लामी ने जो धरना पिछले इतवार को दिया है, वो धरना
एहतिजाज उस दिन या उससे अगले दिन अगर जमात शुरू कर देती ना, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं बहुत आपको तुर्की ब तुर्की जेन्युइन बात कर रहा हूँ, शायद वो आग बुझाने की कोई ना कोई मशीनरी वहाँ आ जाती। इनके ज़ोर पर अगर वो सड़क बंद हो जाती, वो एहतिजाज शुरू हो जाता, तो पता नहीं कितने लोगों की जान बच जाती। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग से लोग अब तंग आ चुके हैं बब्बर। अब इस शहर को एक फ्रेश क़यादत की ज़रूरत है, उस नौजवान की ज़रूरत है जो कौमियत, लिसानियत, मजहबी जुनून और इन तमाम चीज़ों से हटकर कराची की बात करे, कराची को बनाने की बात करे और दुनिया में कराची का और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सर, कराची तो वैसे भी एक बदकिस्मत शहर है। मैं अब जो बात आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, आप भी एग्री मेरा ख्याल है नहीं करेंगे मेरी बात से, और बहुत सारे लोग भी शायद एग्री ना करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक आम तासुर है कि उन्होंने कराची की बड़ी खिदमत की, काफ़ी काम की है, लेकिन उनके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। जमात इस्लामी भी कहती थी कि उन्होंने कराची के लिए बहुत तवज्जो दी, बड़ा उनका दिल धड़कता था। MQM भी कहती रही, बड़े उनके साथ रही थी। लेकिन वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया ग्वादर को आबाद करने के लिए, जो कराची की मेन पहचान है। कराची का पोर्ट, कराची का साहिल, कराची की जिसका हम कहते हैं कि कराची टैक्स देता है, तो वो इस पोर्ट पर टैक्स इकट्ठा होता है। जितने भी हम कराची के टैक्स की बात करते हैं, शायद लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पर जो उस पोर्ट की वजह से इंडस्ट्री कायम है, उसकी वजह से ये टैक्स इकट्ठा होता है। आम लोगों का टैक्स, आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, उनका इतना टैक्स नहीं होता। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी पूरा जोर लगाया था ग्वादर को आबाद करने के लिए। उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक आम फहम जुमला है नून लीग के हवाले से कि जब इनकी हुकूमत आती है तो एक आम तासुर होता है कि भाई खाते हैं तो लगाते भी तो है ना। असल में हम इतनी सहल पसंद कौम है कि हम बस में चढ़ जाए, हमें सीट मिल जाए फौरी, भरी भी हो बस, पानी 2 दिन के बजाय 1 दिन में आ जाए, लाइट हमारी चली जाए और 1 घंटे पहले हमारी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। तो ये शहर उस वक्त इसलिए मुतमईन था कि 300 अरब रुपए दे के मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए उन्होंने यहाँ के ओवरहेड ब्रिज, यहाँ के अंडर पासेस, यहाँ के शहर का नक्शा उन्होंने यकसर बदलने की बहरहाल कोशिश ज़रूर की थी। अब वो वहाँ चले गए, वहाँ काम कर रहे थे, लोगों को ये तसल्ली थी कि कराची भी तो बना दिया ना। जुल्फ़िकार बब्बर, मुझे बताओ, बाकियों को तो ये भी होश नहीं आया। इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर से मुंतखब होते हैं, इसी शहर से कमाते हैं, इसी शहर में सरमाया है, इसी शहर में औलादें हैं, इसी शहर से पढ़े हैं, इसी शहर की वजह से शनाख्त है दुनिया भर में। मुझे बताएं इन्होंने इस शहर के साथ किया क्या है? इस शहर को तो कहते हैं सब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद कहती थी कि ये शहर मेरा है, मैं इस कराची की हूँ, इसीलिए यहाँ से रुखसत हुई थी। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि मेरी पैदाइश कराची में हुई। मुराद अली शाह कहते हैं कि मेरी तालीम और पैदाइश कराची शहर की है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब और हाकिम अली जरदारी साहब का पुराना घर यहाँ का था। इसी तरह ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में लोग आम तौर पर कहते हैं कि शायद कराची से उनका ताल्लुक़ नहीं था। शौकत अज़ीज़, जनरल असलम बेग, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये मैं MQM से मुतालिक क़यादत के प्रोफेसर गफ़ूर जमात इस्लामी के, सैयद मुनव्वर हसन, जो लोग यानी कि MQM से नहीं रहे या महाजर तहरीक से कभी नहीं रहे, तो फिर इस शहर की ऐसी हालत क्यों? मैं आपको 3 शेर सुनाता हूँ यार जुल्फ़िकार बब्बर, आपकी इजाज़त से, अगर खलल ना हो। अरे छोटी सी बात पर तेरा लहजा बदल गया, तू देखते ही देखते कैसा बदल गया, क्यों इख्तलाफ राय ने तहजीब छीन ली, ये क्या कि गुफ्तगू का करीना बदल गया। गुफ्तगू का करीना बदल गया, हाय, क्या कहने। खंडरात में बदल गया हर रास्ता यहाँ, और कागज़ों में शहर का नक्शा बदल गया। हर दौर के जब आप कागज़ उठाएंगे ना, ये जितने दावेदार हैं, बड़ी मोहब्बत आपकी, जितने दावेदार हैं जो कराची को अपनी ज़िंदगी या कराची को अपना मकसद या कराची को अपनी दुनिया समझते हैं, ये तमाम लोग हुकूमतों में मौजूद रहे, इनके अदवार के आप कागज़ उठाएं सरकारी, तो ये तो शहर कागज़ों में बदल चुका है, तरक्की याफ्ता तरीन शहर है ये, लेकिन खंडरात में बदल गया है। तो किसी ने इनसे पूछा, कोई इनसे सवाल कर सका? बहुत माजरत के साथ, आपके सहाफ़ती तबके में एक मखसूस तबका है जो हर दौर में
बरसरे इक़्तिदार लोगों के शाना बशाना खड़ा होता है, सब अच्छे की रिपोर्ट देता है। फिर दूसरी हुकूमत आती है तो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है, फिर तीसरी हुकूमत आ जाती है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। जब सहाफ़ी भी खामोश हो जाएगा मसलहतन, दानिश्वर भी खामोश हो जाएगा मसलहतन, शायर भी खामोश हो जाएगा मसलहतन, तो बात करेगा कौन? हमें उनको रकम दी जाती है ना खामोश कराने की। ये है ना बात। आज मुझे बताएं शहर में कितने दानिश्वर हैं जो शहर का मुकदमा लड़ रहे हैं? है कोई? बताएं, 2-4 नाम गिनवाएं मुझे। नहीं, कोई नहीं है। ये लावारिस शहर है, यहाँ पर रहने के लिए तो 4 करोड़ की आबादी या 3 करोड़ की आप कह सकते हो, उस पर बहस। लेकिन अगर इसके वारिस ढूंढने लगेंगे तो 3 और 4 भी शायद वाकई ना मिले। ये बात हकीकत है। अच्छा, आप शायरी एक इन्हीं हालात के हवाले से एक और भी शेर सुनाए तो उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी, मैं पिछली बार तो वो 3-13 वाला मैंने आपको शेर सुना दिया था, इसीलिए मैं 2 शेर सुनाता हूँ आपको। यहाँ से ख़त्म जालिम की हुकूमत होने वाली है, शवाइद साफ कहते हैं बगावत होने वाली है। लुटेरों की सियासत का है सूरज डूबने वाला, तलू इस शहर से ताज़ा क़यादत होने वाली है। वो दिन आने ही वाले हैं मिलेगा हक गरीबों को, हमें हासिल वही माजी की अजमत होने वाली है। क्या कहना है? उमैर अंजुम, क़यामत तो खुदा जाने कब आएगी, क़यामत से मगर पहले क़यामत होने वाली है। बहुत आला, बहुत आला, आपकी बहुत आला। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उमैर अली अंजुम साहब की तरफ से या मेरी तरफ से आप लोगों को कोई बात अच्छी ना लगी हो, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी बात से एग्री करें, डिसएग्री करें, या जिस तरह पहले उमैर अली अंजुम साहब ने कहा कि लोग पसंद नहीं करते, ये आपका हक़ है। आप जिस भी किस्म की तनकीद करना चाहें, आप तामीरी तनकीद करें, आप हम पर तनकीद करें, जिस भी किस्म के कोई सवालात रखना चाहें, अपनी तबसरा देना चाहें, आप खुल के दिया करें। ये इंसान पर फ़र्ज़ होता है, जब तो हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, दूसरों से सवालात उठाते हैं, तो हम में भी इतनी जुर्रत और बर्दाश्त होनी चाहिए कि हम किसी और की तनकीद और उनके सवालात को बर्दाश्त कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा सवालात भेजेंगे, अपनी राय देंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, काइंडली सब्सक्राइब करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उमैर अली अंजुम साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। अल्लाह हाफ़िज़।